हम लोग कल के क्लास में जो टॉपिक कंप्लीट किए हैं वो था साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। तो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन को लेकर आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ना वो तो जब टॉपिक पढ़ेंगे तब करेंगे, अभी तो हम उनका ट्रेंड पढ़ रहे हैं ना। मतलब इन्होंने ये पूछा कि अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर या टॉपिक के ऊपर साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने जो ओपिनियन दिया है उनका खंडन हम कब करेंगे। तो खंडन तो हम तब करेंगे जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तो हम सिंपल ये बात कह रहे हैं कि ये वो हिस्टोरियंस हैं जिनका अपना एक विशेष किस्म का पूर्वाग्रह है और इसीलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं, जबकि हम अन्य स्रोतों से और शोध के आधार पर पढ़ते हैं तो ये मत खंडित हो जाता है। जैसे कि उन्होंने ये कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का उद्भव मेसोपोटामिया की प्रेरणा के आधार पर हुआ, उसी से सीख कर हुआ, उसी से उन्होंने विचार सीखा, उसी से उन्होंने विज्ञान सीखा और उसी आधार पर उन्होंने अपना नगरीयकरण किया। लेकिन हम ये देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के उद्भव की कहानी जब हमने पढ़ा तो ये बात स्पष्ट हो गई है आज की तिथि में कि वह सभ्यता सैकड़ों हजारों साल के विकास की प्रक्रिया का परिणाम है और उसकी जड़ें स्थानीय मेधा में ही छुपी हुई है। लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर, लोकल विजडम के आधार पर ही सभ्यता का विकास हुआ है। उसके कॉन्सेप्ट विदेश से नहीं आए थे। लेकिन अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा नहीं है तो विस्तार से हम उसके ऊपर चर्चा अभी नहीं कर सकते। वो तो हम जब टॉपिक में जाएंगे तब करेंगे। फर्स्ट टॉपिक में जब आप हिस्टोरियोग्राफी पढ़ते हो तो आप इंप्रेशन पढ़ते हो, आप उसका एनालिसिस नहीं पढ़ते हो, आप उसका डिटेल नहीं पढ़ते हो। समझ गए ना? समझ गए यार? थोड़ा एक्सप्रेशन दो तुम अपना। समझ गए? ऐसे कैसे समझ में आएगा? लगेगा पता नहीं समझा कि नहीं समझा। दूसरी बात यह है कि जब हम ये पढ़ते हैं कि एक हिस्टोरियन जो साम्राज्यवादी बैकग्राउंड का है वो कहता है कि अशोक के काल का पिलर हमें मिला, पिलर बहुत अच्छा है, यानी वो आर्टिस्टिकली अच्छा है, यानी इंडिया के लोगों ने आर्ट के क्षेत्र में अच्छा काम किया, अच्छा अचीवमेंट किया। तो तुम इंडिया के लोगों को क्रेडिट दो कि उन्होंने भी अपने अतीत के काल में कुछ महान उपलब्धियां हासिल की। तो कहते हैं कि पूरा क्रेडिट इंडियन को नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इन्होंने ईरान के संपर्क का लाभ उठाते हुए यह स्थापत्य बनाया था। वंस अगेन वो क्या कहेंगे कि विदेशी के संपर्क में जब गए तो लाभ उठाए तुम डेवलप हुए। जब हम मौर्य पीरियड में जाएंगे और अशोक के स्तंभ का अध्ययन करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये ईरान के अनुकरण पर आधारित आर्किटेक्चर नहीं है, इसमें अपनी मौलिकता बहुत हद तक है। अभी हम अशोक के स्तंभ का डिटेल नहीं पढ़ने लगेंगे, नहीं तो फिर पढ़ाई बिगड़ जाएगी अपनी। समझ गए? फिर हम क्या देखते हैं कि जब हम ये पढ़ते हैं कि भारत में मूर्तिकला के विकास में जितने साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं उन सब का कहना है कि ग्रीक और रोमन संपर्क का बड़ा प्रभाव है। वो क्या करते हैं? कहते हैं कि देखो ये है ग्रीक और रोमन प्रदेश, यहां पर कला विकसित हुई, इनके संपर्क में आए तुम्हारे यहां गंधार वाले लोग और उन्होंने इन्हीं से प्रेरणा लेकर अपनी कला विकसित कर लिया। और फिर क्या हुआ
कि गंधार की प्रेरणा चली गई मथुरा। जिस समय गंधार में मूर्तियां बन रही थी उसी समय मथुरा में भी मूर्तियां बनने लगी, और मथुरा की मूर्तियां बनी गंधार की मूर्तियों की प्रेरणा के आधार पर, उनको देखकर, उनसे सीखकर। और फिर यही मूर्तिकला देश के अन्य भागों में और अन्य कालों में आगे बढ़ गई। जैसे गुप्त काल में एक बड़ा केंद्र है सारनाथ। सारनाथ में जो मूर्तियां मिली हैं उसे प्राचीन भारत की सबसे सुंदर मूर्ति कहा जाता है। तो सारनाथ की मूर्ति की पृष्ठभूमि मथुरा में है, मथुरा की पृष्ठभूमि गंधार में है, और गंधार की प्रेरणा ग्रीक और रोम से आई है। ये कहते हैं साम्राज्यवादी इतिहासकार। अब अभी हम पूरा का पूरा इतिहास नहीं पढ़ेंगे कि नहीं साम्राज्यवादी इतिहासकार गलत कहते हैं तो कैसे कहते हैं। अभी हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि साम्राज्यवादी इतिहासकार ये बात पूर्वाग्रह के कारण कह रहे हैं। ये सच है कि गंधार की मूर्तियां इनसे प्रेरित होकर बनी है, लेकिन मथुरा की मूर्तियां जो है वह स्थानीय कला है, स्थानीय कला है, उसकी प्रेरणा बाहर से नहीं आई है, उसकी प्रेरणा बाहर से नहीं आई है, वो लोकल विजडम का परिणाम है। समझ गए आप लोग? तो जब ये बात कही गई कि ये इसका कारक है ही नहीं, जन्मदाता है ही नहीं, तो फिर इसका जन्मदाता ये कैसे हो गया? अंग्रेज ने क्या कहा कि ये हुए पूर्वज, ये हुए दादाजी, ये हुए पिताजी, ये हुआ पुत्र। सारनाथ का पिता कौन? तो मथुरा। मथुरा का पिता कौन? तो गंधार। और गंधार के पिता कौन? बोला ग्रीक और रोमन। इस तरीके से उन्होंने अपने आप को हमारी कला की प्रतिभा के पूर्वज के तौर पर दिखा दिया, जो कि बाद के इतिहास के अध्ययन से बिल्कुल ही खंडित हो जाता है। बेसिकली ये चैनल ही खत्म है। दोनों एक ही काल में विकसित हुई है। अब एक काल में विकसित हुई है तो संपर्क तो होगा, तो संपर्क यदि होगा तो लेन हो सकता है, तो देन भी है। एक राजा है कनिष्क, एक राज्य है, और एक एज है, और एक आर्ट फॉर्म है। तो कुछ संपर्क हो सकता है, संपर्क होने से कुछ लेन देन हो सकता है, लेकिन इस आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि मथुरा की मूर्तिकला प्रेरणा के और अनुकरण के आधार पर विकसित हुई है। मथुरा की मूर्तिकला प्रेरणा और अनुकरण के आधार पर विकसित हुई है, आप ये नहीं कर सकते। समझ गए आप लोग? तो कुल मिलाकर साम्राज्यवादी मत खंडित हो गया। साम्राज्यवादी आखिर कहते क्यों है बार बार कि आपके यहां कुछ भी ओरिजिनल विकसित नहीं हुआ है, बाहर वालों के संपर्क से लाभ उठाकर विकसित हुआ है? क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं कि भारतीयों में अपनी प्रतिभा नहीं है कि वो अपना कुछ महान विकास कर सके किसी भी फील्ड में, आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो, साइंस हो, एजुकेशन हो, सोसाइटी हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमी हो, इन सब क्षेत्रों में महान उपलब्धियां हासिल कर पाना आपकी अपनी बौद्धिक क्षमता के वश की बात नहीं है। आप इतनी प्रतिभा से संपन्न है ही नहीं। इसलिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि आज भी यदि अंग्रेज आपके ऊपर शासन कर रहे हैं तो इसे आप अपना दुर्भाग्य नहीं सौभाग्य मानिए, क्योंकि अंग्रेज बहुत डेवलप्ड हैं और उनकी जो बौद्धिक क्षमता है उनका लाभ उठाकर आप फिर आगे बढ़िए।
आप जब जब कभी किसी विदेशी के संपर्क में आए हैं, उस विदेशी के संपर्क में जो डेवलप्ड है, तो आपको इसका लाभ हुआ है, आप फिर से लाभ उठाने की स्थिति में हैं। सो यू शुड फील योर सेल्फ फॉर्चुनेट कि आप ब्रिटिश के संपर्क में हैं। इस तरीके से वो भारत में ब्रिटिश सरकार के जस्टिफिकेशन की कहानी लिख रहे थे कि भारत के लोगों के निगाह में ब्रिटिश सरकार का औचित्य सिद्ध करने वो इसकी कोशिश कर रहे थे। तो यही मैंने आपको कल लास्ट में लिखवाया था एक लाइन की, ये वो इतिहासकार लोग हैं, चाहे विंसेंट स्मिथ हो, चाहे वो गॉर्डन चाइल्ड हो, चाहे वो मोर्टिमर व्हीलर हो, चाहे जेम्स मिल हो, ये वो हिस्टोरियंस हैं जिनका निष्कर्ष पहले ही निकला रहता है। अपने निष्कर्ष के पक्ष में वो तथ्य और तर्क का उपयोग करते हुए लोगों को अपनी कहानी इस तरीके से बताते हैं ताकि वो इतिहास दिखे। वो वास्तविक इतिहास नहीं है। यहां पर इतिहास का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है। यहां राजनीति के हंटर से इतिहास का घोड़ा दौड़ाया जा रहा है। बात समझ में आई? यहां एक खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए इतिहास का इस्तेमाल होता है, इसीलिए यहां पर इतिहास कुछ का कुछ हो जा रहा है। अब आपको एक बात समझ में आई कि सामान्य परिप्रेक्ष्य आधारित इंटरप्रिटेशन में थोड़ा पूर्वाग्रह होता है, और यदि विचारधारा के आधार पर आप इतिहास लिखेंगे तो इसमें पूर्वाग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? किसी को कोई क्वेश्चन